प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में आपसे मैं 11 सूत्र बताने वाला हूँ। बिना समय का नुकसान किए, सबसे पहला सूत्र, अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी सप्तम में बैठे हों या सप्तम भाव के स्वामी पंचम में बैठे हों, तो ये इस बात का दर्शन कराता है कि व्यक्ति प्रेम को पहले नंबर पे रखने वाला है। लेकिन प्रश्न मूल ये भी आता है कि क्या वैवाहिक सुख विवाह के बाद भाग्य उदय या करियर का जो विशेष लाभ होता है वो कैसा रहेगा। तो उसके लिए आपको लग्न कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी का संबंध अगर नवम भाव से बन रहा होगा, तो इस अवस्था में जातक का जो असली भाग्य उदय होता है वो विवाह के बाद होता है। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र ये कहता है कि जन्म कुंडली के पंचम भाव पर अगर शनि और मंगल की दृष्टि हो या बैठे हो, मतलब और अन्य कोई भी ग्रह ना देख रहा हो, जन्म कुंडली के पंचम भाव पर शनि या मंगल की दृष्टि हो या बैठे हो, तो इस अवस्था का जातक कम से कम उसके जीवन में 32 35 36 साल तक अपने पूर्व के कमजोर प्रारब्ध को काटने वाला होता है। उसके बाद उसके जीवन की वास्तविक प्रगति देखी जाती है। पंचम भाव पर अगर शनि और राहु बैठे हैं तो। तीसरा सिद्धांत जो ये कहता है, जो मैंने लिखा है, कि अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव से गुरु या चंद्रमा का संबंध हो, अर्थात ये दोनों एक साथ पंचम भाव में बैठे हों या फिर पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हों और एकादशवें भाव पर बैठे हों गुरु, जिनकी सातवीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पे हो। अगर ऐसी कोई भी स्थिति लग्न कुंडली में बन रही है, तो ऐसा जातक निश्चित रूप से महान बुद्धिमान होता है, बुद्धिशाली होता है, और वो अपनी बुद्धि का किसी भी स्थिति में गलत इस्तेमाल करने वाला नहीं होता। ये तीसरा सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर किसी भी जातक की कुंडली में वृश्चिक राशि में शुक्र बैठे हैं, और ध्यान से समझिएगा, मुझे देखिए, किसी जातक की कुंडली में किसी भी भाव में वृश्चिक राशि का शुक्र अगर बैठा है, तो वो जातक फैशन को और वर्तमान की स्थिति को, वर्तमान के परिदृश्य को बहुत ही गहराई से और जिम्मेदारी पूर्वक समझने वाला होता है। अगर उसे डब्बे में बंद कर दिया जाएगा, फिर भी वहां से वो निकलने के लिए जुगत लगाने की कोशिश करता है और वो उसमें सफल भी होता है। मतलब ये ऐसे ही लोग होते हैं जिनके पास तमाम प्रकार की विषम परिस्थितियों का निर्माण उनका जीवन भले ही क्यों ना करता रहे, पर वो कभी भी अपनी परिस्थिति से लड़ने में बाज नहीं आते। मतलब सदैव प्रगतिशील होना, परिस्थिति को धत्ता बताकर आगे बढ़ जाना और कला को समझना, कलाकृति को समझना, बहुत अत्यंत जिसको आप कहते हैं कि विशारद होता है किसी भी विषय का, बहुत ज्ञान रखे, परिस्थिति को समझे, भावनाओं को समझे, नियंत्रण स्थापित करने वाला होता है, परिस्थिति पे पार पा जाने वाला होता है। ये चौथा सिद्धांत है। पांचवा सिद्धांत, अगर किसी भी जातक की कुंडली में तुला राशि में बुध बैठे हों, तुला राशि में बुध बैठे हों और विशेषतया उनका संबंध अगर लग्न से हो, पंचम से हो या फिर सप्तम भाव से हो, दशम से भी हो। किसी जातक की कुंडली में अगर 7 नंबर की राशि में लग्न, सप्तम, दशम और पंचम भाव में बुध बैठे हैं और तुला राशि बनी है, ऐसा जातक इतना तीव्र व्यवसायी, तीखा व्यवसायी होता है। उसके जीवन का व्यावसायिक पक्ष, उसका निर्णय बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं और कभी भी उसका व्यापारिक पक्ष कभी कमज़ोर नहीं होता। वो सदैव अपने व्यापार को निरंतरता से आगे बढ़ाने वाला होता है। मतलब उसकी जो वैल्यू होती है व्यापार को समझने की और समझाने की, बहुत अच्छी होती है। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ को बहुत सरलता से समझा दे। अपनी जो कीमत है वो घटा करके हो चाहे बढ़ा करके हो, किसी भी तरीके से वो फायदा निकाल लेने वाला होता है। व्यापारी उच्च कोटि का होता है। इसके बाद और भी उसकी मुस्कान इतनी अच्छी होगी कि सामने वाले का मन हरण हो जाए। ये तुला के बुध वालों में बड़ी अद्भुत बात होती है। एक सिद्धांत और भी है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा कन्या राशि में बैठे हों, अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा कन्या राशि में बैठे हों, वो व्यक्ति
कभी भी परिस्थिति का मारा नहीं रहता है। वो अपने मन को मस्त रखने में प्रायः सफल होता है। वो हमेशा कहीं न कहीं से भी किसी तरीके से वास्तविक सुखों को ढूँढ लेने वाला होता है। विषम परिस्थिति का निर्माण अभी जीवन में तुरंत हुआ है, तुरंत उसके पास खुशी का एक और कारण मिल जाता है। बात को समझिएगा, बहुत गहरी बात है। कन्या राशि के चंद्रमा व्यक्ति को कभी उदास नहीं रहने देते। वो सदैव अपने मन को प्रसन्न करने लेने का कोई न कोई कारण ढूँढ लेता है। ये भी एक बड़ा अच्छा सिद्धांत है। एक सिद्धांत जो मेष राशि के चंद्रमा के ऊपर है। किसी जातक की कुंडली में अगर चंद्रमा मेष राशि में बैठे हों, विशेषतया लग्न, पंचम, षष्ठम और दशम भाव में, अगर इन भावों में मेष राशि का निर्माण हुआ, ऐसा जातक अपने निर्णय लेने की क्षमता के कारण समाज में जाना जाता है। उसके निर्णय कभी गलत नहीं होते और बहुत प्रबुद्ध होता है, सभी विषयों को जानने वाला होता है, जानकार होता है और दूर दृष्टि रखने वाला भी होता है। ये भी छठा सिद्धांत था। तो इतना सारा हो गया। अब एक बात और भी है। किसी जातक की कुंडली में मीन राशि के शुक्र, ये आप जानते हैं कि शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं। उच्च के शुक्र अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव से, लाभ भाव से, नवम भाव से, चतुर्थ भाव से और लग्न भाव से अगर संबंध बना लेते हैं, ऐसा जातक कभी भूखे नहीं मरता है। वैसे उसके पास कभी मतलब वो कभी किसी के ऊपर आश्रित रहने वाला नहीं होता। सदैव उसके पास अपने ज्ञान का कहें, बल का कहें, अनुभवों का सुख उसे मिलता रहता है। उच्च के शुक्र अगर किसी जातक की कुंडली में विराजमान है, तो उस जातक के पास बहुत सारे विषयों का अनुभव होता है, परिस्थिति का अनुभव होता है। अपने विशेष सेक्टर से भी अलग जा करके भी वो कुछ काम करके मल्टी डायमेंशनल होते हैं ऐसे लोग, और कहीं से भी उनके पास धन कमाने का कोई ना कोई मौका मिल जाता है। ये एक सूत्र है। मेष राशि में अगर सूर्य उच्च राशि के चूंकि होते हैं, मेष राशि में सूर्य उच्च के हैं, 10 अंश तक बैठे हैं, तब तो और भी अच्छी बात है। ऐसा जातक कभी किसी के अधीन नहीं रहना चाहता। बहुत गहरी बात है। अगर वैसे भी सूर्य अगर किसी जातक की कुंडली में उच्च के है, वो किसी के पास हाथ नहीं फैलाएगा, क्योंकि सूर्य राजा है, वो कभी किसी के सामने दास बनना स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन अगर सूर्य 10 अंश से ऊपर है, मेष राशि में है, और अगर उन पर शनि की दृष्टि है या राहु की दृष्टि है, तो कभी-कभी उसके जीवन में विषम परिस्थिति का निर्माण होगा और वो दासता स्वीकार करना पड़ता है उसे, या कई बार उसके जीवन पे सरकारी तंत्रों का नकेल कसते हुए देखा जाता है। जैसे सरकारी तंत्रों में कुचक्र में फँस जाए, मित्रों के कुचक्र में फँस जाए, है ना? और उसके खिलाफ षड्यंत्र हो जाए, उसके घर पे छापेमारी हो जाए, बेवजह की चीज़ों में उसे उलझते हुए भी देखा जाता है। तो ये इसके 2 अच्छे, मतलब एक अच्छा और एक बुरा पक्ष है। भगवान, इतना सारा हो गया। एक बात और भी है, जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु अगर वृष राशि में बैठे होते हैं, वृष राशि के राहु को कई बार शास्त्रकार उच्च का राहु मानते हैं। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में इस राशि में बैठे होंगे, उस व्यक्ति का आकर्षण बल इतना दिव्य होता है कि वो हजारों नहीं लाखों के मध्य में एक अकेला पहचान बनाने वाला हो जाता है। उच्च के राहु का इतना बल होता है। और खास करके अगर वो आपके व्यक्तित्व से दर्शन कर रहे हों, मतलब व्यक्तित्व पे देख रहे हों, यानी कि लग्न पर हों या सप्तम भाव में बैठे हों, उच्च के बैठे हों, तो आप ये बात स्वीकार करिए कि आप हजारों लाखों लोगों में अकेले हैं। एक और सिद्धांत है जो कुंभ के शनि के बारे में है। ये इनकी अपनी राशि है। मूल त्रिकोणस्थ अगर हो जाए, 20 अंश से नीचे हो जाते हों, तो भी शुरू से लेकर के अंतिम तक की राशि में हो, मतलब 30वां अंश तक की बात कर लेता हूँ। ऐसे जातकों की पहचान बड़ी दूर-दूर तक होती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में कुंभ राशि के शनि बैठे हैं, उस वो यहाँ बैठा है और उसका काम दिल्ली में हो रहा है। पहचान उसकी बड़ी अच्छी होती है। तो अगर आपकी कुंडली में भी उच्च के शनि हैं, नहीं हैं, कुंभ के शनि अगर विराजमान हैं, तो आपका सिक्का निश्चित रूप से आप जहाँ नहीं होते हैं, वहाँ भी जमा रहता है, चल जाता है। भगवान, ये ज्योतिष के कुछ 11 सूत्र जो मैंने बताए हैं, ये सभी कुंडलियों पे वैसे ही लागू हो जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया है। ये मेरे अपने सूत्र नहीं है, ये आचार्यों के सूत्र हैं जो मैं मेहनत करके ढूँढता हूँ, खोजता हूँ और फिर आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। कुछ इसी तरीके से आज के इस
कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।